हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा है आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मेरे वीडियो के साथ बने हैं। तो आज फिर से आप सभी के बीच मैं हाजिर हुआ हूँ और अगले क्लास में जो है हमने बायोलॉजी के जो है मानव का श्वसन तंत्र जो है उसके बारे में बता दिए थे कि कैसे जो है वायु का एक्सचेंज होता है और कहाँ पर वायु का एक्सचेंज होता है, कहाँ पर शुद्धिकरण होती है और कैसे जो है वो ब्लड में मिलकर पूरे शरीर में जाती है। आज उसको और आगे डीपली से हम जानते हैं कि कैसे जो होता है वायुमंडल से जो हम गैस लेते हैं उस गैस का जो शुद्धिकरण होता है फेफड़ा में होती है, जान गए थे ना। तो उसमें जो होता है शुद्धिकरण होने के बाद वो ब्लड कहाँ जाती है, वो ऑक्सीजन कैसे ब्लड में मिलकर क्या बनाती है और कहाँ जाती है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए हम आपको फिगर से समझाते हैं कि क्या होता है आखिर। ये देखिए हम छोटा सा फिगर बनाए हैं और ये फिगर जो है आपको अच्छी तरह से समझा देते हैं कि ये जो है फेफड़ा है और इनको मान के चलते हैं कि ये जो है ब्लड है, यानी कि इसमें जो है रुधिर वाहिनी, धमनी और शिरा है। और उसके बाद ये जो है बनाए हैं ये है उत्तक या कोशिका। अब शरीर के हर एक शरीर का निर्माण ही हुआ है उत्तक या कोशिका से, जो कि शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि वायुमंडल से जो होता है हम क्या करते हैं कि उस दिन भी बताए थे कि वायुमंडल से हम गैस को खींचते हैं और गैस में जो होता है विभिन्न प्रकार की गैस होती है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, बहुत सारे होती है गैस। तो उसको हम नाक के द्वारा खींचते हैं। नाक से खींचने के बाद क्या होता है कि श्वसन मार्ग होते हुए कहाँ पे पहुँचती है, फेफड़ा में पहुँचती है। और फेफड़ा में पहुंचने के बाद क्या होता है कि फेफड़ा में वायु कोशिका होती है और वो वायु कोशिका में जाके क्या होता है कि वहाँ पर वायु का एक्सचेंज होता है और वहाँ पर CO2 और 2 का क्या एक्सचेंज होता है। मतलब हमारे शरीर से जो कोशिका उपयोग कर लेती है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके ग्लूकोज को तोड़ देती है, जिससे एनर्जी मिलती है। उसके बाद CO2 बनता है तो उसको लेकर फेफड़ा में आना और फेफड़ा से पुनः वह नाक के द्वारा नासिका वेश्म के द्वारा बाहर आ जाती है। तो जैसे देखो समझते हैं फिगर के जरिए कि मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि यहाँ से वायुमंडल है और इस वायुमंडल से हम क्या करते हैं कि गैस को खींचते हैं और यहाँ पर मान लेते हैं मुख्य रूप से हम कौन सी गैस लेंगे, O2 वाले गैस लेंगे। अब O2 वाले गैस लेंगे, अब मान लीजिए हम गैस ही लेंगे तो पहले कहाँ पे जाएगा, वो फेफड़ा में जाएगा और फेफड़ा में जाने के बाद वहाँ पर क्या होगा, शुद्धिकरण होगा और शुद्धिकरण होने के बाद वो क्या होगा कि वो O2 अलग हो जाएगी और उससे जो विभिन्न प्रकार के CO2 है, नाइट्रोजन है, वो सब अलग हो जाएगी। उसके बाद जो है ये O2 वाले क्या होगा कि यहाँ पर देखिए जैसे फेफड़ा में शुद्धिकरण हो जाएगी और शुद्धिकरण के बाद ये O2 बनेगा और ये O2 क्या होगा कि फेफड़ा में शुद्धिकरण के बाद यहाँ पर जो होता है बहुत सारे धमनी और शिरा का जाल फैला होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि धमनी और बहुत सारे शिरा का क्या होता है जाल सा बिछा होता है। जाल करने का मतलब बहुत सारे पतली पतली केशिकाएं जिसको कहते हैं, केश की जैसी रचना पाइप की जैसी होती है, पतली पतली क्या होता है बहुत सारे जाल की तरफ बिछा रहता है। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, धमनी तुरंत इस O2 वाले को क्या करेगा अपने में मिला लेगा, यानी कि रुधिर में मिला लेगा। यहाँ पर ये जो है इधर को मान के चलते हैं हम कि यहाँ पर जो O2 है वह इधर वाले जो रक्त में मिलेगा और इसके बाद इधर वाले जो है इधर से जाने वाले मार्ग हम बनाए हैं। तो यहाँ पर O2 है, अब O2 क्या करेगा तुरंत ये रुधिर में मिलेगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं रुधिर यानी ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होती है। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि रक्त जो लाल होती है वह किस रंजक के कारण होती है, हीमोग्लोबिन के कारण होती है। इसमें दो चीज़ हैं, एक है हीमो यानी हीम और एक है ग्लोबिन। ये एक तरह की जो है प्रोटीन है और इसमें जो होता है आप लोग पढ़े होंगे कि रक्त में जो होता है लोहा पाई जाती है। यानी कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि लोहा में जो है रक्त में जो होता है कौन सी तत्व पाई जाती है, तो वहाँ पर आयरन होता है। और ये आयरन क्या करता है, तो आयरन का काम है कि ऑक्सीजन को बांध के रखना, ऑक्सीजन को क्या करना, बांध के रखना। और इसी गुण के कारण क्या कहा जाता है, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहक भी कहा जाता है, ऑक्सीजन का वाहक। आपको याद रखना है क्योंकि
Fe लोहा जो है ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके इसको मतलब पकड़ बांध के रखेगा, और बांधने की इसी गुण के कारण क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। ठीक है। अब जो क्या हुआ कि रुधिर में यहाँ से क्या हुआ कि O2 मिला, और O2 जो होता है मिलने के बाद हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करेगी। और क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पूरे शरीर में जो होता है गैस रूप में ऑक्सीजन फैल नहीं सकती है, क्योंकि गैस रूप पे ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि गैस रूप में जो होता है पूरे शरीर में जो है ब्लड मतलब जो ऑक्सीजन पहुंच जाए, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। तो कैसा रास्ता है, तो एक धमनी और शिरा है, और आप जानते हैं कि उसे ब्लड जाती है, और ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन जा सकता है, और गैस के रूप में नहीं जा सकते हैं। तो तुरंत क्या करेगा, यह हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया करने के पश्चात ये क्या बना लेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब बन जाएगा, रुधिर में मिल जाएगा ऑक्सीजन, तो इसी रक्त को कहते हैं शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीकृत रक्त। ठीक है। ऑक्सीजन जब मिल जाती है ब्लड में तो उसी ब्लड को क्या कहते हैं, ऑक्सीकृत रक्त, यानी कि ऑक्सीजन इसमें मिल गई है, अब यह शुद्ध है। अब जो है यह क्या होगा कि यह पुनः रुधिर के माध्यम से शरीर के प्रत्येक सेल और टिश्यू यानी कि प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक ऊतक तक पहुंचेगी। क्योंकि हम जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं कि पूरे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि अगर हम बोल रहे हैं अभी तो हमको जीभ को भी ऊर्जा चाहिए ना, अगर हम लिख रहे हैं तो हाथ को भी एनर्जी चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि कोई अंग को एनर्जी मिले और कोई अंग को नहीं मिलेगा तो वो काम करना बंद कर देगी। इसलिए जो होता है रक्त जो होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन में मिल गया, और वह पूरे कोशिका तक, पूरे ऊतक तक जाएगी। और ये जब कोशिका में पहुंचेगी तो कोशिका में पहुंचने के बाद जो होता है कि आप लोग जो है भोजन किए रहते हैं, और भोजन में जो होता है वहाँ पर जो होता है ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट को हम खाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, यह तोड़ता है। और यहाँ पर जैसे ही कोशिका तक ये पहुँचेगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन ते 2 भागों में बढ़ जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं ग्लूकोज का विखंडन कब होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किस में होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होगा। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंट नहीं होगा तो ग्लूकोज का विखंडन नहीं होगी, और विखंडन नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगा, एनर्जी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही सेल तक पहुँचेगा यह 2 भागों में बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी और हीमोग्लोबिन कहा जाएगा अलग हो जाएगी। और ये ऑक्सीजन क्या करेगी कि इस ग्लूकोज को, यानी कि ग्लूकोज का फार्मूला आप लोग जानते हैं C6H12O6 होता है, और जब ऑक्सीजन इससे मिलेगी, ठीक है, जब ऑक्सीजन इससे मिलेगी तो इसको क्या करेगा, तोड़ेगा। और तोड़ने के बाद जो है आप लोग जानते हैं कि CO2 H2O एवं ऊर्जा ATP के रूप में मुक्त होती है। ठीक है, ATP के रूप में मुक्त होती है। और ये भी आप लोग जानते हैं कि ग्लूकोज का जो पूर्ण ऑक्सीकरण होता है वह कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, इसलिए जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस। आप लोग अच्छे तरह से जानते होंगे पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और यही रीज़न है कि यहाँ पे आने के बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होगा, 2 भाग में डिवाइड हुआ, और ऑक्सीजन अलग हो गया और हीमोग्लोबिन अलग हो गई। और उसके बाद जो है ऑक्सीजन क्या करेगा, इस ग्लूकोज को विखंडित करेगी, ऑक्सीकृत कर देगी, और करने के बाद इससे एनर्जी पुट होगा, एनर्जी मुक्त होगी, और एनर्जी में जो होता है ATP के रूप में होगा। और ये एनर्जी अगर ज़्यादा बन जाती है तो यह जो है कुछ जमा भी हो जाती है, जहाँ से बार बार जो होता है कि बार बार वहाँ से उपयोग कर लिया जाता है, या कभी भूखे रह जाते हैं तो ये एनर्जी उस समय काम आ जाती है। अब यहाँ पर ये CO2 बना। अब ये CO2 जो है आप लोग जानते हैं कि एक शरीर का अपशिष्ट पदार्थ है, ये एक विषैले पदार्थ है। अगर शरीर से इसको बाहर नहीं निकाला जाएगा तो विभिन्न प्रकार की हानि हो सकती है शरीर को। इसलिए क्या करेगा, अब ये गैस रूप में जा नहीं सकता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यह जब भी जाएगा तो यह तरल रूप में जाएगा। तो अब जो है तुरंत ये CO2 क्या करेगा,
इस कोशिका से निकल कर क्या होगा, ये रुधिर पर आएगा, ठीक है। और इस रुधिर में क्या करेगा कि मिल जाएगी। और रुधिर में मिलने के बाद जो होता है, जब क्या होगा कि आप लोग जानते हैं रुधिर में हीमोग्लोबिन होती है, और यह तुरंत क्या करता है, हीमोग्लोबिन से दोस्ती कर लेगी। और दोस्ती करने के बाद ये क्या बना लेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये तरल हो गई। अब ये तरल रूप में क्या होगा, यहाँ से जो है रुधिर वाहिनी यानी कि शिरा के माध्यम से, आप लोग जानते हैं कि अशुद्ध रक्त का परिवहन कौन करता है, तो शिरा करती है। अब ये क्या करेगा कि तरल रूप में जो है हीमोग्लोबिन को लेकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा, और यहाँ पर क्या होगा, पुनः ये फेफड़ा तक शिरा के माध्यम से पहुँचा दिया जाएगा। और जब से ही ये फेफड़ा में पहुँचेगा, अब जो है ये CO2 को बाहर भी करना है, तो अब ये तरल रूप में है, तो ये कैसे होगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि आप जानते हैं कि फेफड़ा में वायु कोशिका होती है, ठीक है, एल्वियोलाई होती है। और एल्वियोलाई की संख्या जो होता है बहुत ज़्यादा होती है, 10 लाख से भी ज़्यादा होती है एल्वियोलाई की संख्या, लगभग में ना 3 × 10⁷ या 5 के आसपास होती है। तो बहुत सारे एल्वियोलाई होती है फेफड़ा में। और यहीं पर क्या होता है कि CO2 को क्या होता है कि यहाँ से जब यहाँ पर से जाती है, तो इस ब्लड में CO2 की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। और उसकी अपेक्षा वायुमंडल में क्या होती है, CO2 की मात्रा कम हो जाती है। तो यह क्या होता है कि वायु कोशिका में जब यहाँ पर जो है वायुमंडल की अपेक्षा CO2 ज़्यादा हो जाती है, तो आप लोग जानते हैं कि विसरण प्रोसेस होगा। और विसरण क्रिया क्या कहता है कि जहाँ पे उच्च होता है वह निम्न की ओर चला जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ फेफड़ा में क्या होगा कि CO2 की मात्रा वायुमंडल की अपेक्षा यहाँ पर ज़्यादा हो गई है, ठीक है, ज़्यादा हो गई है। तो ज़्यादा हो गई है तो यहाँ पर क्या करेगा, इस तरल रूप में जो रक्त है उससे CO2 निकल कर क्या होगा, यह नासिका वेष्म के माध्यम से यह क्या होगा, बाहर वायुमंडल में छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि मनुष्य में जो होता है CO2 और O2 का आदान प्रदान होती है। तो आशा करते हैं आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के लिए यहाँ इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।